ओलंपियाड। तो कैसे हो आप सब? ठीक है, आई होप आप सब ठीक ही होंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले क्लास 11 जो एनसीईआरटी में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन है उसके सारे टॉपिक को। ठीक है, सारे टॉपिक मीन एक वन शॉट वीडियो बनाने जा रहे हैं हम। चैप्टर 2 जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका, इसमें एनसीईआरटी के हर टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने पहले से बना चुका है, तो उतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। इसमें इतना कर लेंगे कि आगे के चैप्टर्स में जो ज़रूरत है वो हो जाएगा। और साथ ही साथ क्लास 12th जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही है, तो वहाँ पर भी ये बहुत काम आता है, बेस का काम करने वाला है ये। तो ये इसलिए हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के हर टॉपिक का डिटेल वीडियो मैंने पहले बना चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। फिर भी एक हम ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि अगर सारे चैप्टर्स आप नहीं भी पढ़े हो, तो अगर ये वीडियो देख लेते हो, थोड़ा बहुत जानकारी है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में, अगर ये आप देख लेते हो तो आप तो सही जगह पे आए हो। ठीक है, कवर हो जाएगा। हाँ, इसमें हम कुछ लास्ट में एंड में कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन भी करवाएंगे। सारे नहीं करवाएंगे, सारे हम पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये वन शॉट वीडियो क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का। ओके गाइस, क्लास 12 के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट अगर इसको भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को, इसमें जो हम बताने वाले हैं, आप इसको एक शॉर्ट नोट के तहत, ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो तो है ही, इसको शॉर्ट नोट के तहत भी आप प्रेफर कर सकते हो। आप अगर इसको नोट कर लेते हो तो शॉर्ट नोट एक जल्दी से रिवीजन के लिए आसानी होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो नोट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी खोलिएगा तो इंट्रोडक्शन में क्या बोले, रिलेशन एंड फंक्शन है तो जरूर रिलेशन होगा, फंक्शन में जाएंगे। रिलेशन क्या, रिलेशन किसी एक चीज के बीच तो रिलेशन होता नहीं है, किसी दो चीज को होना चाहिए, दो पर्सन या फिर दो की चीज होना चाहिए जिसमें रिलेशन होगा ना। किसी एक चीज में रिलेशन नहीं होगा ना जी, कोई दो चीज होगा तभी तो रिलेशन होगा। तो यहाँ पे वो दो चीज सेट होने वाला है। क्या होने वाला है? सेट होगा। सेट पढ़ चुके हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सेट होगा। और उस सेट क्या होता है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सेट बता चुके हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है सेट। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, डजंट मैटर, तो उसका कलेक्शन होता है। और उन दो सेट्स के बीच हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखेंगे। फिर रिलेशन के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन भी एक रिलेशन ही है, लेकिन कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, उसको अगर रिलेशन मेरा फुलफिल कर देता है तब वो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये सबको अच्छे से समझते। पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। लेट्स से कि हम कोई एक सेट लिए, सेट ए, जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3। सेट के घर में जितने भी ये बंदे बैठे हुए हैं 1 2 3 जो भी नंबर्स है, ये मेरा क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। और हाँ, एलिमेंट इधर उधर हो सकता है, यानी कि 3 को इधर लिख दिए, 1 को इधर लिख दिए, 2 को इधर लिख दिए, तो फिर भी वो ए सेट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगा। ठीक है, और बी सेट में हम 3 4 लिए, 4 3 भी लेंगे तो वही रहेगा, बी सेट ही रहेगा। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका है ये। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं दो तरह से। एक तो ये कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी या फिर ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी ज्यादा लोग पढ़ते हैं क्योंकि आसान है। ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी कैसे निकलता है ये देखिए। ए का क्रॉस लेना है बी के साथ, ए का क्रॉस बी के साथ करना है, तो ए का क्रॉस बी के साथ इट मीन कि ए सेट के एलिमेंट्स का क्रॉस करना है बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। तो ए क्रॉस बी है तो 1 पहला जो एलिमेंट है, पहला सेट जो है उसमें देखेंगे हम लोग 1, तो 1 का 3 के साथ क्रॉस किए, तो इस तरह करके लिखेंगे हम। सेट लिखने का तरीका तो मालूम है ना हम लोग को, क्लास 11 चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके हैं। सेट को ऐसे ही लिखते हैं, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ किए, फिर अगेन 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर अगेन 3 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। और ये एक बन गया मेरा, ये हम लोग को मिल गया ऑर्डर्ड पेयर। और इसी के ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम लोग कह रहे हैं ए क्रॉस बी ना। ए क्रॉस बी किए तो हम लोग को क्या मिला, ऑर्डर्ड पेयर मिला। ऑर्डर्ड पेयर, ये जो दो एलिमेंट्स बैठा हुआ है ब्रैकेट में, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको। और साथ ही साथ ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर इस मेरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट भी कहेंगे हम इसको। तो हम एलिमेंट क्यों कहेंगे, देखिए ए क्रॉस बी एक्चुअली है क्या, एक सेट तो दिया हम लोग को ना। ए क्रॉस बी क्या दे रहा है, एक सेट दे रहा है ना। सेट को तो ऐसे ही लिखते हैं, ए क्रॉस बी चूंकि एक सेट दे रहा है तो सेट के अंदर जो भी बैठे हैं वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट ही तो होगा। तो 1,3 ये मेरा ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, 1,4 ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, 2,3 ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो हम कभी इसको एलिमेंट बोल देंगे, कभी ऑर्डर्ड पेयर बोल देंगे, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है निकल के, कि जब हम किसी दो सेट का क्रॉस करते हैं तो उसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उस ऑर्डर्ड पेयर में जो भी एलिमेंट्स बैठे रहेंगे उसमें पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए। पहला एलिमेंट ए के घर से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी के घर से बिलोंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए पहले है बी बाद में है, ए पहले है बी बाद में है, इसलिए ए का एलिमेंट पहले बी का एलिमेंट बाद में। ठीक है, हम लोग इसको 3 1 नहीं लिख सकते, इसको 1 4 नहीं लिख सकते, इसको 3 2 नहीं लिख सकते। क्लियर है? इसको हम लोग 4 2 नहीं लिख सकते। अब देखिए एक चीज और, क्योंकि हम बोले ना ये ऑर्डर्ड पेयर और एलिमेंट भी कह सकते हैं इसको ए क्रॉस बी का, तो एलिमेंट इधर उधर तो हो सकता है ना। यानी कि 1 3 को उठा के डायरेक्ट हम इधर ला दिए, 2 4 को उधर ला दिए, 1 4 को इधर कर दिए, और 3 4 को ये हम इसको ब्रैकेट में लिखना है बाबू, ऑर्डर्ड पेयर को ब्रैकेट में लिखा जाता है, 3 4 को उधर कर दिया। यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है, रैंडमली लिख सकते हैं। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स है ना, उसका पहला एलिमेंट हमेशा ए से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करना चाहिए। ये एकदम मत्थे खोस लीजिए। सिमिलर तरीके से अगर हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए करेंगे तो सारा का सारा जो ऑर्डर्ड पेयर है ना पलट जाएगा। यानी कि बी क्रॉस ए, यानी कि बी का करना है ए के साथ, बी का ए के साथ, तो 3 का पहले ए के साथ बनेगा रिलेशन, फिर 3 का 2 के साथ बनेगा, देन उसके बाद 3 का 3 के साथ भी बनने जा रहा है, 3 का 3 के साथ, ये भी ऑर्डर्ड पेयर। देन उसके बाद 3 का 3 हो गया, फिर 4 का 1 के साथ, 4 का 1 के साथ, देन उसके बाद 4 का 2 के साथ, देन उसके बाद 4 का 3 के साथ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ 4 3 है तो यहाँ 3 4 है, यहाँ पे देखिए 4 1 है तो यहाँ पे 1 4 है ना, तो बदल गया ना एलिमेंट। क्यों? क्योंकि बी पहले आ गया तो बी के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे, ए बाद में है तो ए के एलिमेंट्स बाद में आ जाएंगे। ये सब पता होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे वही चीज यहाँ पर भी लिखे हैं, सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर विल बिलोंग्स टू सेकंड सेट। सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब आता है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसको पढ़ते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट लिए हैं, ए क्रॉस बी जो किए हैं, उसमें जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, कितने एलिमेंट्स आए हैं पता करने का एक शानदार सा फॉर्मूला है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं उसका एक फॉर्मूला है, वो ये पी क्यू। ठीक है, पी क्यू, ए क्रॉस, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसको पी क्यू। अब देखिए पी क्यू कैसे आया। यहाँ पर ये जो मेरा ए क्रॉस बी है, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ए के बारे में बात करें आपका, यानी कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आप बोलिएगा 3 एलिमेंट है, 3 है। नंबर ऑफ बी का बात करें, यानी कि बी सेट में कितने एलिमेंट है, तो आप बोलिएगा 2 है। ठीक है, अब बात करेंगे कि बताइए तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होता है ना वो पी क्यू, इसको हम लोग पी मान लेंगे। ठीक है, ये जो 3 है इसको पी मानेंगे और इसको हम लोग क्यू मानेंगे। ठीक है, जगह का थोड़ा कमी है तो आप एडजस्ट कीजिएगा, अपनी तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्लियर दिखेगा। इसको पी माने, इसको क्यू माने, तो पी क्यू इट मीन की 3 × 2, 3 × 2 इट मीन की 6। अब देखिए तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स ही है ना ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर ही है ना, 6 ही ऑर्डर्ड पेयर है और सारा ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का क्या है, एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पी क्यू एक जनरल मेथड है लिखने का, नहीं तो बस क्या करना है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर देना है। यानी कि इसको नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर देना है। ठीक है, ये पी क्यू को हटा दीजिए, पी क्यू को हटा ही दीजिए, उतना ज़्यादा नहीं लेना है। पूछ नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछे, कोई भी सेट रहे, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर देना है, पी क्यू वाला हटा दीजिए झमेला। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी कर देना है। अब आता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट्स क्या होता है क्लियर होगा आप लोगों का। कोई सेट है तो उसका सबसेट लिखने आता होगा, ए सेट है तो उसके सबसेट्स लिखना है, तो सबसेट्स लिखना आता होगा आप लोगों को, सेट में पढ़े होंगे। तो हमको ये बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी के सबसेट्स, सिंगल सेट का सबसेट तो आप लोग लिखे होंगे सेट में बहुत ना। यहाँ पे ए क्रॉस बी में जो आए हैं ये एलिमेंट्स हैं। अब ए क्रॉस बी का सबसेट्स लिखना है, ए क्रॉस बी का क्या लिखना है, सबसेट्स लिखना है। तो उसमें कितने सबसेट्स बन सकते हैं इस ए क्रॉस बी के, इस पार्टिकुलर ए क्रॉस बी के। हालांकि फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी का हम बस बता दे रहे हैं, सबके लिए वो काम करने वाला फॉर्मूला। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बन सकते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है
होता है 2 to the power n, पढ़े होगे आप लोग, जहां पे मेरा n नंबर ऑफ a क्रॉस b होता है, जहां पे मेरा n नंबर ऑफ a क्रॉस b होता है, ठीक है। 2 to the power n, जहां पे मेरा n नंबर ऑफ a क्रॉस b होता है। और हाँ, सेट में भी आप लोग पढ़े होगे पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट ना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a क्रॉस b। देखिए, पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर कोई सेट दिया गया है, सेट का सबसेट लिखे, सबसेट्स में जितने भी एलिमेंट्स आए उसको सेट बना दिए तो वो मेरा पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट में जितने एलिमेंट्स बैठे हैं वो तो एक सबसेट्स बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ सबसेट पता चल जाएगा ना ए का। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? ध्यान से देखिए, हालांकि ज़्यादा डीपली घुसना नहीं चाह रहे, फिर भी अगर कोई ए एलिमेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं और इसका सबसेट लिखे हम, सबसेट ऑफ ए लिखे, सबसेट ऑफ ए भी कुछ आया मेरा, ठीक है, सबसेट ऑफ ए कुछ आया मेरा, हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसेट ऑफ ए आया कुछ मेरा। अब इस जितने भी सबसेट्स आए हैं मेरे, जितने भी सबसेट्स आए हैं, ऐसे करके सारा सबसेट होगा ना, जितने भी सबसेट्स आए हैं, कुछ भी आएगा समझ लेना है, जितने भी सबसेट्स आए हैं उन सबको एक सेट बना दिए हम, जितने भी सबसेट्स आए उनको एक सबसेट बना दिए, तो ये मेरा पावर सेट कहला दिया। ये मेरा क्या कहला दिया? पावर सेट। तो ए का ये पावर सेट हो गया। और पावर सेट में जितने एलिमेंट्स से अगर हमको पता चल जाए तो हमको ये भी तो पता चल गया कि ए के कितने सबसेट्स बने हैं, क्योंकि ए के जितने सबसेट्स बने हैं वही तो पावर सेट ऑफ ए में बैठे हुए हैं। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए अगर हमको मालूम हो जाता है तो इट मीन कि हमको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम हो गया ए का, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम हो गया ना ए का। तो वही तो यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर इसको एक सेट कंसीडर करना है, इसको एक सेट कंसीडर करना है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी लिखेंगे ना। नंबर ऑफ पावर ऑफ, यहाँ पे ए एक सेट था तो यहाँ पे सेट की जगह पे ए क्रॉस बी है बस। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी भी हम इसको बोल सकते हैं, 2 to the power n को बोलते ही हैं, बोल सकते नहीं है, बोलते ही हैं। और जो फॉर्मूला होता है मेन, ये 2 to the power n होता है, जहाँ पे मेरा n ए क्रॉस बी, कोई भी सेट होगा पार्टिकुलर तो आपको वो लेना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे लिए हैं हम सेट तो ए क्रॉस बी, जो बी हो सी हो कोई भी सेट हो तो उस पर आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से कुछ ऑब्जर्वेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट का से रिलेटेड हर चीज इसमें बता दे रहे हैं हम, ठीक है। इफ आइदर, EITH आइदर का स्पेलिंग, इफ आइदर ए और बी सेट इज एन एम्पटी सेट, देन कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ए या फिर बी में से कोई एक सेट एम्पटी होता है, लेट कि ए सेट मेरा कुछ ये है, बी सेट मेरा ये है, ए में 1 2 है, बी में कुछ है ही नहीं, ठीक है। ए सेट को वैसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, सेट को, ठीक है। तो ए सेट वो है, बी सेट वो है, तो बताइए तो ए क्रॉस बी क्या है? अरे ए क्रॉस बी क्या होगा, ए का किसी के साथ रिलेशन बनेगा ही नहीं, किसके साथ प्रोडक्ट करोगे? बी में तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, बी में कुछ है ही नहीं, तो किसके साथ लिखोगे आप, किसके साथ करोगे इसका ए का? कहीं ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाला है? यहाँ 2 था तब तो ऑर्डर्ड पेयर बना, एक में दोनों में एलिमेंट था तब ना, यहाँ तो एक में एलिमेंट है नहीं, जब बनेगा ही नहीं तो फाइनली ये हमको क्या देगा, फाई, नल सेट, कुछ नहीं, कोई एलिमेंट्स ही नहीं आने वाले। नल सेट को ऐसे भी लिखते हैं और हम लोग ऐसे भी, कर्ली ब्रेसेस, खाली कर्ली ब्रेसेस, दोनों ही मेरा क्या हो गया, नल सेट हो गया। फाई से भी डिनोट करते हैं, यानी कि अगर ए और बी में से कोई एक सेट अगर खाली होता है, एम्पटी होता है, तब ए क्रॉस बी भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ आइदर ए और बी सेट इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज व्हाट। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट कि ए मेरा एक 1 2 3 बैठे हुए हैं और बी मेरा नेचुरल नंबर का सेट हो जाता है, ठीक है। अगर मान के चलिए नेचुरल नंबर, ये एक इनफाइनाइट सेट्स हो गया ना, नेचुरल नंबर खत्म होने वाला है क्या, 1 2 3 4 सो ऑन चलते रहेगा, 5 6 7 8 9 10 11 ना, चलते रहेगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे इस कंडीशन में, तो ए का 1 के साथ ठीक है, फिर ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, ए का 4 के साथ, ए का 5 का, ए का सॉरी ए बोल रहे हैं 1 बोल रहे हैं ना, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5, 1 का 6, 1 का 7, 1 का 8, 1 का 9 खत्म होने वाला है। तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को मिलेंगे जब हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, तब इस कंडीशन में अगर दोनों में से कोई एक सेट मेरा इनफाइनाइट हो जाता है तो इस वजह से यहां पर ए क्रॉस बी जो देगा हमको एक इनफाइनाइट सेट देगा। क्या देगा? इनफाइनाइट सेट देने वाला है।
अगर दो सेट में से कोई एक सेट मेरा अगर इनफाइनाइट, ये मेरा इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, अगर दो सेट में से कोई एक सेट मेरा अगर इनफाइनाइट हो गया तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी मेरा इनफाइनाइट होने वाला है। क्लियर है? और समझिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस और हैं। अब देखिए क्या है, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है उसका कंडीशन देखिए। लेट्स से कि कोई एक ऑर्डर्ड पेयर XY है, एक ऑर्डर्ड पेयर 5 6 है, तो ये अगर इक्वल है तो ये हमको क्या बताता है, अगर ये इक्वल है, और ये इक्वल तभी होगा जब मेरा इस सेट का पहला एलिमेंट इस सेट के पहले एलिमेंट से के इक्वल होगा, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। x 5 के इक्वल होना चाहिए, x मेरा 5 के इक्वल होना चाहिए और y मेरा 6 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। क्लियर है बाबू? अगर मेरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हुए तभी हम कहेंगे कि दोनों क्या है, सेट इक्वल है। हम यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर हम x y को हम 6 और 5 के इक्वल नहीं कह सकते। x मेरा 6 के इक्वल नहीं है, x मेरा 5 के इक्वल है, ठीक है, x मेरा 5 के इक्वल है, 6 के इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए तभी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। कुछ काम चल रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा ना, आई होप मेरा आवाज़ ज़्यादा बोल्ड होगा समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में इसका कुछ खास काम नहीं है और फिर भी ऑर्डर ट्रिपलेट दे दिया है, तो देख लीजिए, दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर मिलता था। उसी तरह तीन सेट का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, तीन सेट का अगर करते हैं तो हम लोग को ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलता है। दो सेट का किए तो दो एलिमेंट्स का एक सेट मिला ना हम लोग को, एक ऑर्डर्ड पेयर इसको कहें। तो तीन करेंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा, तीन करेंगे तो जरूर हमको तीन एलिमेंट्स वाला एक सेट एक मिलेगा कलेक्शन ना, तीन एलिमेंट वाला एक, जैसे ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट है उसी तरह ये मिलेगा, इसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। इस एक चीज को ऑर्डर ट्रिपलेट, ऐसे कई मिलेंगे तीन, लेट्स से कि कोई अगर हम एक A इंटू A करते हैं, ठीक है, A कोई सेट है, A का ही अपने खुद से ही दो बार और हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, A क्रॉस A, तो हम लोग को इस कंडीशंस में अगर दो रहता है तब तो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, लेकिन जब एक और आ जाएगा तब हम लोग को ऑर्डर ट्रिपलेट मिलेंगे, ठीक है। हालांकि इस चैप्टर में इसका कुछ खास जरूरत नहीं है, फिर भी बता दिए, ठीक है। और ये चीज़ क्या है, अच्छा ये तो बता दी गई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का इतना ही, और हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशंस कुछ बच गए हैं तो उसको देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग आगे, ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब समझते हैं रिलेशन को, ठीक है, तो आई होप कि वो नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। रिलेशन को समझते हैं, ऑब्जर्वेशन सब खत्म हुआ, अब रिलेशन पे आते हैं। रिलेशन तो हम लोग को पता है जी, रिलेशन कैसा, रिलेशन किस टाइप का रिलेशन यहाँ पे देखना है हम लोग को। बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशन होगा ना, दो सेट के बीच होगा। कैसा रिलेशन होगा? दो सेट के बीच रिलेशन होगा, और सिंगल तो किसी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता ना जी, अकेले हम किसके साथ रिलेशन बनाएंगे। तो कम से कम दो तो पर्सन होना ही चाहिए ना, दो चीज़ तो होनी चाहिए तभी तो रिलेशंस, तो अकेले नहीं, ऑब्वियसली दो लोग होंगे तभी रिलेशंस होगा। तो यहाँ पे दो लोग जो है ना, वहाँ पे दो सेट होने वाले हैं, यहाँ पे दो सेट होंगे तो उसके बीच रिलेशंस होगा। अब उस दो सेट में भी जो होंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट, उसका A क्रॉस B करने पर जो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट बैठे होंगे ना, बेसिकली उसी के बीच का रिलेशन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझते हैं ध्यान से। रिलेशन किसी दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं उसके एलिमेंट्स के बीच होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को देखना है क्रॉस प्रोडक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए हम लोग को एक रिलेशन बनाना है, जैसे कि हम एक रिलेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि रिलेशन A to B, हम बोले रिलेशन दो सेट के बीच डिफाइन होता है, ठीक है, दो सेट के बीच डिफाइन होता है। वो भी दो सेट में क्या, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट में जो हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर मिलता है ना, उसके अंदर बैठे एलिमेंट्स के बीच डिफाइंड होता है रिलेशन, ठीक है। तो अब रिलेशन अगर बोल दिए हम A to B डिफाइंड है, यानी कि दो सेट मेरा ये है ना, तो अगर रिलेशन मेरा A to B डिफाइंड है और यहाँ पे कुछ कंडीशंस, जो रिलेशन अब इस A और B में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे लिख दिया है। उससे पहले एक चीज और बाबू, जितने भी रिलेशंस होते हैं ना, जितने भी रिलेशन इस सेट के बीच जितने भी रिलेशंस बनेंगे वो ध्यान रहे
कि जो रिलेशंस बनेंगे वो सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के। इस पार्टिकुलर दो सेट पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम दो ही सेट लिए हुए हैं अपना। तो इस दो सेट के सबसेट होंगे जितने भी रिलेशंस बनेंगे, यानी कि जितने भी सबसेट्स हम लोग को, जितने भी रिलेशंस आएंगे वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी के एलिमेंट होंगे। अब समझ में आया? जितने भी रिलेशंस यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी के क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। देखते हैं, बोला रिलेशन जो है ना ए टू बी डिफाइंड है, ये ए से बी में डिफाइंड है, ठीक है, ए से बी में डिफाइंड है। और बोल दिया रिलेशन जो है, जो रिलेशन को हम आर से डिनोट किए हुए हैं, एक्स वाई के टर्म में है, ठीक है, जहां पे मेरा एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, यानी कि ए के एलिमेंट को हम एक्स माने हुए हैं, ठीक है, ए के एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के एलिमेंट को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ये ए का एलिमेंट, ये बी का एनिमल, सॉरी एनिमल नहीं, एलिमेंट, ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट। क्योंकि अब से ए क्रॉस बी किए हैं तो ए का एलिमेंट ऑब्वियसली पहले में आएगा और बी का एलिमेंट ऑब्वियसली बाद में आएगा। अभी देखे हुए हैं हम लोग, तो एक्स को आगे दिए हुए, वाई को बाद में दिए हुए, और बता भी दिए कि एक्स मेरा ए से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट में बैठेंगे और वाई के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेकंड नंबर पे बैठेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए रिलेशन यहाँ पे दिया गया है, रिलेशन R इज इक्वल टू एक्स वाई के टर्म में है, जहाँ पे सच दैट जो रिलेशन है एक्स और वाई के बीच, हम क्या बोले, ऑर्डर्ड पेयर के बीच रिलेशन होगा। और एक्स वाई क्या है मेरा, सेट ए का एलिमेंट है एक्स और सेट बी का एलिमेंट है वाई। और एक्स वाई में क्या रिलेशन दे दिया कि एक्स जो है वाई से छोटा है, एक्स जो है वाई से छोटा है। तो हम लोग को ए क्रॉस बी में जाना है, क्यों? क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का मेरा सबसेट होता है, तो रिलेशन ए क्रॉस बी से ही आएंगे जो भी आएंगे। तो ए क्रॉस बी में हम अगर नजर दौड़ाते हैं तो देखिए कहाँ पे एक्स वाई से छोटा, एक्स वाई से छोटा, इट मीन ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से छोटे हैं। एक्स मेरा ए के एलिमेंट है ना और वाई मेरा बी का एलिमेंट, तो कहाँ पे ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटे हैं। तो देखिए तो फटाफट, हमको तो मिल गया है, बहुत सारा दिख रहा है। पहला छोटा है बड़ा है, यानी कि एक्स छोटा होना है, वाई बड़ा होना है। वाई सेकंड एलिमेंट को बता रहा है और एक्स फर्स्ट एलिमेंट को बता रहा है। एक्स छोटा वाई बड़ा, यानी कि एक 1-4 भी हो गया, ठीक है, 1-3 भी है, ठीक है ठीक है ठीक है। और है क्या 1-1 नहीं, वहां इक्वल हो गया ना, नहीं 2-4 होगा, ठीक है, हो 2-3 भी होगा और 2-1 नहीं होगा, एक्स तो बड़ा हो गया, वाई छोटा है। 3-4 हाँ होगा, 3-4 होगा, ऑब्वियसली होगा 3-4, क्यों नहीं होगा भाई। 3-3 नहीं होगा, 3-1 भी नहीं होगा, एक्स बड़ा हो रहा है, यहाँ पे इक्वल हो रहा है, नहीं होना चाहिए। यानी कि जो रिलेशंस हम लोग को मिले ये मिले, जो हम लोग को रिलेशन दिया गया था, बेसिकली इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं ना, सेट में पढ़े होंगे आप लोग। ये सेट बिल्डर फॉर्म है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है ये हमारा, ठीक है। और ये मेरा रोस्टर फॉर्म कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि सेट बनाने वाला फॉर्म ना। तो इसमें हमको रिलेशन दे दिया क्या था कि एक्स और वाई के बीच कुछ ऐसा रिलेशन है कि एक्स वाई से छोटा है, और उसी के तहत हमने लिख डाला है रिलेशंस जितने। और रिलेशंस मेरे ए क्रॉस बी से ही बिलोंग्स करेंगे ना, रिलेशन मेरा ए क्रॉस बी से ही बिलोंग करने वाला है, क्योंकि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी में ताक झांक करके देखे हम कि ए क्रॉस बी में क्या क्या है ऐसा एलिमेंट, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट इट मीन कि ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर है जहां पे मेरा एक्स वाई से छोटा है, यानी कि ए का एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा है। जो मिला लिख दिए, ये मेरा एक रिलेशन। अब देखिए आगे एक और रिलेशन हम माने हुए हैं, लेट्स से कि अगर और एक रिलेशन ए टू बी डिफाइंड है इसी रिलेशन के, इसको आर दिया ना, इसको R1 नाम दे देते हैं, ठीक है, R1 नहीं तो सेम हो जाएगा। यहाँ रिलेशन R1 है कुछ जो कि एक्स वाई के टर्म में है, और दोनों के बीच जो रिलेशन है वो यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पर एक चीज हम फिर से लिख दी है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, यानी कि एक्स मेरा वाई के ए के सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है और जो वाई मेरा है बी के सारे एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और दोनों में रिलेशंस क्या है, या दोनों में रिलेशंस क्या है, देखिए एक्स और वाई में एक्स जो है ना, एक्स जो है वाई प्लस 2 है, यानी कि एक्स वाई से 2 ज्यादा है, यही तो कह रहा है ये। ध्यान से अगर आप देखो इसको तो ये क्या कह रहा है, हम जो हैं y से 2 ज्यादा है, जो x है वो y से 2 ज्यादा है। तो फटाफट से हम फिर से a क्रॉस b के घर में नजर दौड़ाएंगे और देखेंगे कहां पे x y से 2 ज्यादा है, कहां पे x y से 2 ज्यादा है। देखिए फटाफट, ये नहीं है, 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 x y से 2 ज्यादा होना चाहिए, नहीं है ना, x y से
2 ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पर है या नहीं? एक्स वाई से 2 ज़्यादा एक कहीं पर एक भी मिला कि नहीं मिला जी? एक मिला आई थिंक हमको, 3 और 1 ना। इसको देखिए आप, अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी कहा जा सकता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ना। जो y है x से 2 कम है, सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। जो y है वो x से 2 कम है, जो y है वो x से 2 कम है। y जो होगा x से 2 कम होगा, तो x से 2 कम या फिर x y से 2 ज़्यादा, फटाफट ढूंढिए। हमको एक ही मिल रहा है, हमको और कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए केवल यही एक ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे मेरा ये x y से 2 ज़्यादा है। 1 से 2 ज़्यादा है कि नहीं? 1 से 2 ज़्यादा है और तो कोई भी नहीं है, तो बस 3 1 ही हो गया और कुछ नहीं। बस एक ही इस रिलेशन जैसा हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया था उसके तहत बस एक ही रिलेशन मिला रोस्टर फॉर्म में, वो ये, ठीक है। अब देखिए इसको भी R1 लिख देते हैं, तब ये भी मेरा R1 है, ठीक है। ऐसे कई रिलेशंस बन सकते हैं, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको आई होप कि आप रिलेशन समझ गए होंगे। रिलेशंस 2 सेट के बीच होता है, ठीक है। A to B डिफाइंड हो, कोई भी सेट हो गया, हम यहाँ पे A B माने तो ऐसा नहीं कि A B ही होगा, रटने लेना है बाबू। A to B डिफाइंड है यहाँ पे, उसके तहत हम यहाँ रिलेशंस बनाए हुए हैं, ठीक है। और A to B डिफाइंड है तो जो रिलेशंस होंगे ना उसके क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहे हैं। रिलेशंस देख रहे हैं जितने भी आए हैं 3 1 या फिर ये जितने भी है सारे के सारे तो इसी A क्रॉस B में बैठे हुए हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ना रिलेशन जो होगा मेरा A क्रॉस B के सबसेट होंगे। A क्रॉस B के सबसेट, इसको नोट कर लीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। जो रिलेशंस होंगे A क्रॉस B के सबसेट्स ही होंगे, ठीक है। और रिलेशंस जो होगा उसी A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ना उसी दोनों एलिमेंट्स के बीच होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, यानी कि यहाँ पर तो हम लोग कुछ ही एलिमेंट्स लिए ना, कुछ ही रिलेशंस लिए, कि ऐसे कितने रिलेशंस बन सकते हैं। एक 3 1 बना, यहाँ 1 2 3 4 5 बना है, ऐसा 5 बना है यहाँ पर। तो ऐसे और कितने रिलेशंस फॉर्म किए जा सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, बस सीधा साधा इसका हालांकि डेरिवेशन सब हम करवा चुके हैं। 2 to the power n होता है। क्या होता है? 2 to the power n होता है। जहाँ पे मेरा n जो है ना, जहाँ पे मेरा n याद रखिएगा, वेयर करके लिख दे रहे हैं, वेयर जो n है वो इक्वल टू है नंबर ऑफ A क्रॉस B। समझ में आ गया? समझ में आ गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का भी यही डेफिनेशन पढ़े थे ना, A क्रॉस B। टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम A क्रॉस B भी हम लोग यही डेफिनेशन पढ़े थे। क्या? हाँ, पावर सेट ऑफ जो भी सेट होता था ये वाला पढ़े थे, वही होता है, ठीक है। क्योंकि क्या ना, रिलेशन में A क्रॉस B के सबसेट्स होते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B के जितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं वैसा A क्रॉस B के जितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं ना। हालांकि ये देखिए तो कहीं ना कहीं ये मेरा A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं, ये रिलेशन सबसेट समझ रहे हैं ना। A क्रॉस B का ये कहीं ना कहीं सबसेट्स तो होगा। अगर हम इस A क्रॉस B का सबसेट लिखना चाहें तो एक सबसेट तो ये भी बनेगा क्या, और एक सबसेट तो ये भी बनेगा कि नहीं? एक सबसेट ये भी बनेगा ना। तो जितने सबसेट्स बनेंगे A क्रॉस B के उतने ही तो रिलेशंस बनेंगे। देखिए ना, 2 रिलेशन बनाए हैं हम, 2 रिलेशन अभी बना के दिखाए हैं और दोनों ही रिलेशंस मेरे A क्रॉस B के क्या है? सबसेट्स हैं। सबसेट से कॉन्सेप्ट, सबसेट के कॉन्सेप्ट से भाई क्लियर होना जी। सबसेट अगर नहीं पता तो भाई चैप्टर 1 में देख लो भाई, सबसेट्स क्या होता है, नहीं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये एक दो थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे बस समझने का चीज़ है। समझ गए तो बहुत अच्छा, ठीक है। हालांकि इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ना, हम 2 रिलेशंस बनाए, ये और ये दोनों ही मेरे A क्रॉस B से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इसको, ये जो सेट बना मेरा दोगो, क्या हम इसको इसके सबसेट A क्रॉस B के सबसेट तो बोल ही सकते हैं। A क्रॉस B के सबसेट्स लिखने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा आएगा ना, कहीं ना कहीं मेरा ये भी आएगा। तो ऐसे ऐसे जितने सबसेट्स बन सकते हैं वैसे वैसे उतने रिलेशंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से 2 to the power n लिखे हुए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस B। इस पार्टिकुलर सेट पे बात कर रहे हैं, सेट कोई भी हो तो वो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे A क्रॉस B का किए हैं तो उसके लिए हम यहाँ बात किए हुए हैं। अब समझते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। जो डोमेन, रेंज और कोडोमेन होता है ना, वो रिलेशन का होता है। वो किसका होता है? रिलेशंस का। अब आगे जाएंगे तो फंक्शन का भी मांगेगा, ठीक है। फंक्शन का भी डोमेन, रेंज, कोडोमेन मार्क्स को मांगेगा।
तो हम बताएं ना आपको, जो फंक्शन होता है वो रिलेशन ही होता है, फंक्शंस रिलेशन ही होते हैं, पर कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, बस उसको रिलेशन फुलफिल कर देता है तो वो उसको फंक्शन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको फंक्शन भी हम कहने लगते हैं, लेकिन वो रहता है रिलेशन ही, ठीक है। तो फंक्शन के भी डोमेन रेंज में बात करेंगे तो उस पर बात नहीं, फंक्शन को भी वहाँ पे रिलेशन मान के चलेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है। हम आके बात करेंगे आगे में जी, ज़्यादा नहीं करने का चीज़ है, बहुत आसान है। देखिए डोमेन ऑफ आर पे बात करते हैं। डोमेन किसी रिलेशन का होगा, बताएं अभी। तो डोमेन ऑफ आर क्या कहता है, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जो भी रिलेशंस बताए हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे R1 माने है ना, R1 मान करके ही आप लोग को बेहतर समझ पाओगे आप, यानी कि डोमेन कोडोमेन रिलेशन ऑफ R1, ठीक है, सबका R1 यहाँ कर दीजिए, बेहतर समझ पाओगे आप। डोमेन ऑफ R1, पहले डोमेन ऑफ R क्या होता है ये समझिए, ये डेफिनेशन, इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जो भी रिलेशंस बने हैं ना बाबू, जो भी रिलेशंस बने हैं उसमें ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, उसके फर्स्ट एलिमेंट का सेट, फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या क्या है, 1 1 2 2 3, यानी कि 1 2 3 है बेसिकली, तो उसका सेट बना लेंगे तो वो मेरे डोमेन कहलाएंगे। इस पार्टिकुलर फंक्शन के, इस पार्टिकुलर रिलेशंस के, फंक्शन नहीं, इस पार्टिकुलर रिलेशन के डोमेन कहलाएंगे। यहाँ पर अगर डोमेन का बात करें हम तो 3 बस डोमेन है मेरा, क्योंकि एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। ऐसा करते हैं आर ही रहने देते हैं, ठीक है, आर इसलिए रहने देते हैं क्योंकि इसमें तो एक ही है, R1 में केवल एक ही ऑर्डर पेयर बना है, तो इसमें उतना अच्छा नहीं समझ पाओगे, इसमें ढेर सारा बना है तो इसमें समझ पाओगे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ आर अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए, इस पार्टिकुलर रिलेशन का अगर बोलेगा डोमेन लिखने के लिए, तो हम बताए तो इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट ही डोमेन कहलाता है। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, 1 है 2 है 3 है, और चूंकि ये सेट है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहाँ पे दो बार 1 आया है, दो बार 2 आया है ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में, ऐसा नहीं कि दो बार आप लिख दोगे, क्यों, क्योंकि ये सेट है, सेट के घर में रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सिंगल होता है। अब 1 2 3 लिखे, कोई इसको 3 2 1 भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेट है, सेट के एलिमेंट्स हम इधर उधर कर सकते हैं। हो अब देखिए रेंज ऑफ आर, इट इज अ सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, इट इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, जितनी भी ऑर्डर पेयर बने हैं उसके सेकंड एलिमेंट का सेट बना ले तो वो मेरा, समझ गए, रेंज हो जाएगा। यानी कि इस पार्टिकुलर रिलेशन का रेंज बात करें तो 4 3 4 3 4, यानी कि 3 4 है बेसिकली ना, क्लियर है ना भाई, दिख रहा है ना साफ साफ आप लोग को, 4 3 भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, बस यही है सेकंड। अब यहाँ पर भी रिपीट नहीं करेंगे, दो बार 4 आया हुआ है, दो बार 3 आया हुआ है, तो उसको रिपीट नहीं कर देना है, ठीक है, 1 2 3 बार 4 आया हुआ है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं, रिपीट नहीं करना है, कितनी बार भी आया हमको एक ही बार लिखना है। तो रेंज क्या होता है फिर से समझ लिए, डोमेन क्या होता है, डोमेन रिलेशन के सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, और रेंज डोमेन जो रेंज होता है रिलेशन का, वो ऑर्डर, उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन, सेकंड एलिमेंट्स के सेट होते हैं, क्लियर है। अब कोडोमेन समझिए क्या बोल रहा है, इफ आर बी अ रिलेशन, अगर आर कोई रिलेशन होता है, अगर आर कोई रिलेशन होता है और अगर वो आर ए टू बी डिफाइंड है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि अगर कोई रिलेशन है जो कि ए टू बी है, ए टू बी, यहाँ पर ए टू बी ही है, देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। अच्छा कोडोमेन के लिए हमको यहाँ पे जगह, हम यहाँ पे नहीं बचा तो यहाँ पे लिख दें हम कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन ऑफ आर। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको CODO ऐसे अलग अलग भी मिलेगा, कहीं पे एक साथ भी लिखा हुआ मिलेगा तो दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम चीज़ है, ठीक है, कहीं पर इस तरह भी मिलेगा तो अलग नहीं, कहीं कहीं पर इसके बीच डैश भी रहेगा तो दोनों सेम ही चीज़ है। कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है कि क्या बोला, अगर कोई रिलेशन ए टू बी मेरा डिफाइंड है तो सेकंड वाला सेट, अगर कोई रिलेशन मेरा ए टू बी डिफाइंड होता है तो सेकंड सेट डायरेक्ट मेरे कोडोमेन हो जाते हैं उस रिलेशन के, यानी कि डायरेक्ट बी मेरा कोडोमेन हो गया। बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। आवाज बहुत परेशान कर रहा है यार, मतलब तो जो बी हो गया वो क्या हो गया, मेरा डायरेक्ट कोडोमेन हो गया, क्लियर है, बी मेरा कोडोमेन हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, रेंज को जरा ध्यान से देखिए, रेंज में आया है 3 4, रेंज में आया ना 3 4, जो रेंज में 3 4 आए हैं
अच्छा ये बी सेट जो है, ये वाला बी सेट ना, अगर रिलेशन मेरा ए टू बी डिफाइंड है देन बी सेट मेरा कोडोमेन। और जो रेंज देख रहे हैं वो भी 3 4 है, देख रहे हैं रेंज जो है मेरा उसी बी सेट से बिलोंग कर रहा है, और ये बी सेट क्या है, कोडोमेन है। यानी कि रेंज चूंकि बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, रेंज मेरे बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं कहीं जगह तो बनाना पड़ेगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा इसके बाद में बाबू। रेंज मेरे कोडोमेन यानी कि बी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो रेंज जो है ना मेरा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन के। अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो उसके रेंज जो होंगे उस रिलेशन के कोडोमेन के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, देखिए ना, तो दिख रहा है रेंज मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, इसी बी सेट से बिलोंग कर रहा है, और बी सेट एक्चुअली में है क्या, कोडोमेन है, तो कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है आर, तो आर मेरा सबसेट हो गया किसका, कोडोमेन का सबसेट हो गया, और प्लस कभी कभी इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो गया। आई होप कि रिलेशन क्लियर हो गया, और देख लेते हैं। और इसके बाद अब आते हैं फंक्शन पे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जरा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। एक इंपॉर्टेंट बात बाबू, देखिए ये जो रिलेशंस मिले ना, छोड़ के हमको पहले बता देना था, जो रिलेशंस मिले हैं ना, रिलेशंस, तो रिलेशन में हमको बेसिकली क्या मिले, ऑर्डर्ड पेयर मिले। तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तो 2 एलिमेंट में जो सेकंड एलिमेंट होता है ना उसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना उसको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। क्या होता है, हालांकि प्री इमेज पहले आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो आपके 12th में आएगा, IMAG इमेज, लेकिन यहाँ इमेज और प्री इमेज ना किसी के रिस्पेक्ट में होता है, यानी कि ये इमेज है तो किसका इमेज है, और ये प्री इमेज है तो किसका प्री इमेज है। तो इसको ऐसे लिखना है, बोलना है जो 4 मेरा इमेज है तो किसका, इमेज ऑफ 3, और ये जो 3 है प्री इमेज ऑफ 4 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 मेरा 1 का इमेज है और 1 मेरा 3 का प्री इमेज है, 4 मेरा 1 का इमेज है, 1 मेरा 4 का प्री इमेज है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि फंक्शन को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इसी पे बेस्ड है, तो फंक्शन अभी समझने वाले हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इमेज ऑफ ये 3 है और ये प्री इमेज ऑफ 4 है, यानी कि ये 4 जो है कौन है, 3 का मेरा इमेज है, बस। ठीक है, अब आगे जल्दी इसको नोट, अगर इसको नोट कर नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए फटाक से फंक्शन को भी समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन क्या कहता है। फंक्शन हम बता चुके हैं कि एक रिलेशन ही मेरा फंक्शन बनता है, पर कुछ पार्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, अगर वो रिलेशन उस पार्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करता है तब वो फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, समझते हैं। और रिलेशन एफ, रिलेशन को यहाँ रिलेशन को आर से डिनोट करते थे ना, यहाँ पर रिलेशन हम एफ बोल दिए। ठीक है, और रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन, एक रिलेशन आर फंक्शन कहलाएगा अगर इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि अगर सेट ए के एवरी एलिमेंट का इमेज एक ही हो सेट बी में। समझते हैं इसको, प्रैक्टिकली समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये क्या कहना चाह रहा है कि बोल रहा है, फिर से समझिए कि कोई रिलेशन फंक्शन बनेगा। ठीक है, रिलेशंस में क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें पहला एलिमेंट सेट ए से, यानी कि पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करेगा। अगर पहले एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, हम बता चुके हैं कि सेकंड वाले एलिमेंट को इमेज कहते हैं और दूसरे को प्री इमेज कहते हैं। और ये 4 किसका इमेज है, 3 का, 6 किसका इमेज है, 2 का, 3 किसका इमेज है, 2 का। तो कहना यहाँ पे क्या चाह रहा है ये कि अगर सभी फर्स्ट एलिमेंट का एक ही इमेज होता है सेट बी में, और इमेज बेसिकली 3, ये जो इमेज 3 सेकंड एलिमेंट इमेज है ना, और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड बी से ना बिलोंग करेगा जी। 1 इमेज इन सेट बी से ही तो बिलोंग करेगा, और पहला एलिमेंट जो हो रहा है वो तो मेरा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा। सेट अगर ए है तो सेट ए से ए टू बी डिफाइंड है, तो सेट ए से बिलोंग करेगा ना। ठीक है, तो सेट ए के एलिमेंट्स जो आगे में बैठे हैं उसका इमेज तो होना चाहिए, सभी का इमेज होना चाहिए, बोल रहा है ना, एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। एक कंडीशन यहाँ देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। फिर हैज, यहाँ से एक दूसरा कंडीशन होता है, हैज 1 and 1 इमेज इन सेट बी, सभी का होना चाहिए एक तो इमेज, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, और सभी एलिमेंट्स का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। एक इमेज होना चाहिए कहने का मतलब देखिए यहाँ पे,
इसको एक नंबर दे दिए हम यहाँ पे, इसको एक 2 नंबर दे दिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे इस रिलेशन को देखिए, 1 का इमेज 3, 4 का इमेज 6, 2 का इमेज 3, 7 का इमेज 5, 3 का इमेज 5, सबका कुछ ना कुछ इमेज है, ठीक है। अब देखते हैं क्या सबका एक ही इमेज है। 1 का एक ही इमेज है 3, 4 का एक ही इमेज है 6, 2 का एक ही इमेज है 3। हाँ, हमको पता है 1 का भी 3, 2 का भी 3, लेकिन 2 का कितना इमेज है? और कहीं पे है ऐसा 2 जिसका और एलिमेंट्स हो और दूसरा इमेज हो? 2 का तो 3 ही एलिमेंट है, 2 का तो और कोई इमेज है नहीं। 1 का 3 ही इमेज है, क्या 1 का और कोई इमेज है? नहीं है। 7 का एक ही इमेज है 5, नहीं है, और कोई एलिमेंट और कोई इमेज नहीं है 7 का। 3 का केवल एक ही इमेज है 5, और कोई इमेज नहीं है। तो ये रिलेशंस मेरा फंक्शन होगा। ध्यान से अभी समझिए, यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 1 का भी इमेज, यहाँ पर भी इमेज है 1 का, यहाँ पर भी 2 का इमेज है, यहाँ पर भी 3 का इमेज, यानी कि सबका इमेज है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? सबका एक ही इमेज होना चाहिए। यहाँ पे 1 का 3 भी इमेज, 1 का 4 भी इमेज, यानी कि 1 का 2 इमेज हो गया। एक 1 का 2 इमेज, एक तो 3 भी, एक तो 4 भी, ये नहीं चलेगा। तो ये मेरा रिलेशन ही है, लेकिन ये फंक्शन नहीं बन पाया। ये मेरा रिलेशन भी था और ये फंक्शन के लिए फुलफिल हो गया ना, ये मेरा फंक्शन भी हो गया। समझ में आया? ये मेरा फंक्शन कैसे बन गया? क्योंकि सबका इमेज था और सबका एक ही इमेज था। और आगे देखिए क्या देखते हैं, ये मेरा ये वाला कमेंट में बताइए तो ये मेरा जो R1, R2, R3 मेरा देखिए तो फंक्शन है या नहीं, बताइए जरा सा। अब देखिए हम भी चेक करते हैं एक बार। 2 का एक ही इमेज 3 है, 2 सबका एक तो इमेज दिख रहा है हमको। 2 का एक ही इमेज 3, 4 का एक ही इमेज 5, 6 का एक ही इमेज 9, 7 का एक ही इमेज 1, 3 का एक ही इमेज 1। फर्स्ट एलिमेंट का जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है सबका एक ही इमेज है, एक ही कोई इमेज है 3। 2 का और कोई इमेज नहीं है, 7 का और कोई इमेज नहीं है, 6 का और कोई इमेज नहीं है 9 को छोड़ करके, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है, ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा फंक्शन है। अब और क्लियर हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके क्लियर होगा कैसे। आई होप कि 50% क्लियर हो गया होगा। अगर कोई रिलेशन A to B डिफाइंड है, ठीक है, तो ये रिलेशन को ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ARROW एरो डायग्राम, ठीक है। और ये जो तीर दिए हैं हम सबको, इसको मैपिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैपिंग, ठीक है। तो कंडीशन क्या बोला? सबका इमेज होना चाहिए और सबका एक इमेज होना चाहिए। 1 से तीर गया है 3 के साथ, 2 का गया है 5, यानी कि इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 1 3 और 2 5 लिखाएगा, ठीक है। इसको इस रिलेशन को अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, इस रिलेशन को अगर यानी कि R को अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो बनेगा 1 3 और 2 5, ठीक है। तो यहां से देखिए तो 1 का एक ही इमेज 3, 2 का एक ही इमेज 5, प्लस दोनों ही सेट के, दोनों ही एलिमेंट के रिलेशन में जो बैठे हैं, दोनों ही एलिमेंट के इमेज हैं, दोनों ही एलिमेंट के इमेज है ना। तो ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है। अब यहाँ भी देखिए, एक एक घर में जो भी एलिमेंट्स हैं सबके साथ मैपिंग हो रहा है, यानी कि सब कहीं ना कहीं बी से जाकर, बी के एलिमेंट से जाके मिल रहा है, तो सबका इमेज तो होगा। क्लियर है ना? ए से यहाँ से तीर अगर निकल रहा है, इसका कहने का मतलब ए का तीर कहीं ना कहीं तो बी के एलिमेंट्स को लग रहा होगा, बी के एलिमेंट से मिल रहा होगा। ए से जो मैपिंग ए के एलिमेंट के साथ तो हर एलिमेंट के साथ तो मैपिंग हो रहा है, तो बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ तो जाकर के मिल रहा होगा। इट मीन कि ए के हर एलिमेंट का मैपिंग हो रहा है, प्लस ए के हर एलिमेंट का इमेज भी है। क्योंकि ए के हर एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है तो ए के हर एलिमेंट का इमेज होगा। अब कंडीशन ये उठता है, पहला वाला फुलफिल कर दिया कंडीशन कि सबका इमेज होना चाहिए। दूसरा उठता है क्या सबका एक ही इमेज है? ऑब्वियसली यहाँ देखिए 1 का एक ही इमेज है 3, 2 का एक ही इमेज है 5, 1 का 3 इमेज है और 2 का 5 इमेज है। 1 का 3 के अलावा कोई इमेज नहीं है, 2 का 5 के अलावा कोई इमेज नहीं है, ठीक है। और यहाँ 4 छूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। सेकंड में बात करते हैं, एक तो सबका इमेज होना चाहिए, सबके साथ मैपिंग हुआ है, एक के सारे एलिमेंट के साथ मैपिंग हुआ है तो सबका इमेज होगा ऑब्वियसली, और सबका एक ही इमेज होना चाहिए। देखिए तो हाँ 3 का 7 ही इमेज है केवल, 4 का एक ही इमेज, ठीक है। तो ये रिलेशन भी है, फंक्शन भी है। अगला यहाँ देखते हैं, बोलता है सबके साथ मैपिंग होना चाहिए और सबका एक ही इमेज होना चाहिए। सबके साथ मैपिंग हुआ है, ए के एलिमेंट जितने भी हैं सबके साथ एलिमेंट मैपिंग हुआ है तो सबका इमेज तो होगा ही, 1 का भी 2 का भी 3 का, लेकिन सबका एक ही होना चाहिए। देखिए 1 के साथ 2 ऐड हो गया है, 4 भी 5 की, यानी कि 1 का 4 भी इमेज, 1 का 5 भी इमेज,
1 का इमेज 4 भी हो गया, 1 का इमेज 5 भी हो गया। तो यहीं पर तो ये दिक्कत कर दिया, रिलेशन तो बन गया लेकिन ये फंक्शन नहीं बन पाया, क्योंकि फंक्शन क्या बोलता है, सबका एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ये एरो नहीं रहता ना, एक एरो या फिर ऊपर वाला, तब इसको हम लोग फंक्शन कह देते, लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबका एक ही इमेज होना चाहिए और सबका इमेज होना चाहिए। सब के साथ मैपिंग हुआ है यानी कि सबका इमेज तो होगा, सबका इमेज, ये रिलेशन तो है ही, सारा का सारा मेरा रिलेशन है। फंक्शन है कि नहीं ये देखना है हम लोगों को। सबके साथ तो मैपिंग हुआ है, क्या सबका एक ही इमेज है, देखते हैं। 1 का एक ही इमेज है 4, 2 का एक ही इमेज है 4। अब बोलिएगा 1 और 2 का तो सेम ही एलिमेंट, सेम ही इमेज है। हाँ सेम ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेम ही होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम है, लेकिन 1 का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। 1 का क्या 2 इमेज है कहीं पे, 2 का 2 इमेज है नहीं ना। 1 के साथ 2 एरो नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, 2 एरो नहीं। यहाँ पे 2 एरो निकल गया ना, 2 एरो नहीं, एक ही एरो निकलना चाहिए। एक ही सारे एलिमेंट से मात्र एक एरो गया होगा ना, तो समझ लीजिएगा वो मेरा फंक्शन भी होगा। एक ही एरो गया है, एक के सारे एलिमेंट के साथ, एक के सारे एलिमेंट के साथ एक ही इमेज गया, एक ही एरो गया है। यहाँ पर भी मेरा एक ही गया है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट के साथ मैपिंग है, प्लस सबका एक ही इमेज है। 1 का भी एक ही इमेज 4, 2 का भी एक ही इमेज 4, 3 का भी एक ही इमेज 5, ठीक है। और ये बच गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारा लेना देना है, उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं बना, ठीक है। ए और बी जो सेट होते हैं, जरूरी थोड़ी है ये जो ए बी में सेट है सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बन ही जाए। हम लोग जो रिलेशन लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे ए और बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनी जाए। कुछ के साथ नहीं बना रिलेशन, नहीं बना तो नहीं बना, जिसके साथ बना वो तो ठीक है, नहीं बना तो नहीं बना। तो आई होप कि ये फंक्शन थोड़ा समझ में आ गया होगा कि रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है। लेकिन एक्चुअल फंक्शन का रूप ये नहीं है, फंक्शन की ये अंदरूनी बातें हैं, ठीक है, बता दिए, चूंकि बता रहे हैं तो बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब एक्चुअल में फंक्शन कैसा दिखता है, होता क्या है, अब उसके डोमेन रेंज क्या होते हैं उसको बात करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। इसको अगर लेना है स्क्रीनशॉट तो लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्चुअल में फंक्शन होता कैसा है, ठीक है। एक्चुअल में फंक्शन आपको इस रूप में मिलेगा, ठीक है। fx इज इक्वल टू अगर 2x प्लस 1 दे रखेगा, या फिर fx इज इक्वल टू आपको x दे रखेगा कभी, या फिर कभी आपको fx इज इक्वल टू 1/x दे रखेगा, या फिर fx इज इक्वल टू कभी आपको x² दे रखेगा। कुछ इस तरह से फंक्शन दिखता है, ठीक है, आपको ऐसे ही दिखेगा, वो तो अंदर की बात थी, ठीक है। ये एक्चुअल में फंक्शन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, और ऐसे फंक्शंस का आपसे पूछा जाएगा डोमेन और रेंज। बताइए, डोमेन और रेंज रिलेशन के होते हैं, और हम बात कर चुके हैं कि रिलेशन ही मेरा फंक्शन बनता है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस के आपको डोमेन और रेंज पूछे जाएंगे। अब समझिए फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज क्या होता है। हालांकि वही होता है जो पहले बताया डोमेन रेंज ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि फंक्शन को देखने का नजरिया बदला है, तो डोमेन और रेंज को देखने का भी नजरिया आपको बदलना होगा। यहाँ पे देखिए डोमेन क्या होगा, डोमेन इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। यानी कि डोमेन एक्स का हर वो वैल्यू है, डोमेन मेरे x का हर वो वैल्यू है जहां पे मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन के डिफाइन होने से क्या मतलब है, देखिए x के जगह पे लेट्स से अगर हम रख दिए 1, f ऑफ 1 इसको कहेंगे, तो यहां पर भी 1 रखना पड़ेगा। 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 हमको दिया 3, दिया ना। तो fx का एक्चुअली में fx था ना, तो fx का x के वैल्यू पर, x के वैल्यू अगर 1 रखें तब उस कंडीशन में हमको आंसर मिला 3। तो अगर हम f ऑफ 2 निकाले, यानी कि x के वैल्यू x की जगह पे 2 रखे हैं, तो 2 इंटू 2 करना पड़ेगा प्लस 1, यानी कि 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 5। फिर x का वैल्यू हम क्या किए, चेंज किए, तो कुछ fx का वैल्यू चेंज हुई, ये fx का वैल्यू कहलाएगा, और ये x का वैल्यू जो अंदर में बैठा हुआ है, ठीक है, ये मेरे fx के वैल्यू है, fx इज इक्वल टू इतना है ना, तो ये मेरा fx है, ये fx इज इक्वल टू इतना, ये fx का वैल्यू है, ये x है। तो यहाँ पे x की जगह पे 1 बैठा, x की जगह पे 2 बैठा, तो अलग अलग वैल्यूज ऑब्टेन हुआ। तो हमको क्या दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो ऑब्टेन हो रहा है जी, कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना, कुछ डिफाइंड चीज आ रहा है कि नहीं। 3 और 5 से वाकिफ हैं हम लोग, ठीक है। तो x का हर वो वैल्यू जिसपे मेरा कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू, x का हर वो वैल्यू जिसमें फंक्शन मेरा डिफाइंड हो, यानी कि fx का कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो। x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक हो, आप 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, ठीक है, डजंट मैटर, कुछ भी रखो। लेकिन कुछ भी रखोगे इस कंडीशन में, यहां पर ये दिया गया है फंक्शन, इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, हम कुछ भी रख रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज तो ऑब्टेन हो रहा है, एक रियल वैल्यूज ऑब्टेन हो रहा है।
तो x के जिस जिस वैल्यू पर हमको रियल वैल्यूज ऑब्टेन हो गया ना, तो x का हर वो वैल्यू मेरा डोमेन कहलाएगा, x का हर वो वैल्यू डोमेन कहलाएगा। तो x का तो कई वैल्यूज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू मिलेगा। क्या हम लोग सबको लिखेंगे यहाँ पे? नहीं ना, हम लोग बात कर चुके हैं कि डोमेन को कैसे लिखा जाता है। तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट मीन कि रियल नंबर का कुछ भी डाल सकते हैं, रियल नंबर का कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के वैल्यूज को ही तो बोलते हैं रियल नंबर ना। और रियल और इन्फिनिटी के साथ हम लोग ये ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेंज पे। आई होप कि आपको डोमेन समझ में आ गया होगा। डोमेन इज द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। एक्स का हर वो वैल्यू जिसमें फंक्शन डिफाइंड हो जाता है वो मेरा डोमेन कहलाता है, ठीक है। डिफाइंड हो जाता है यानी कि एफ का वैल्यू हमको एक रियल वैल्यूज मिलता है। अब समझते हैं रेंज को। देखिए रेंज क्या होता है? एक्स का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, एफ का वैल्यू चेंज होते जाएगा। क्लियर है? एक्स का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, एफ का वैल्यू चेंज होते जाएगा। होगा कि नहीं? एफ 0 रखेंगे तो हमको यहाँ 0 + 1 2 × 0 करना पड़ेगा +1 यानी कि 1 मिल जाएगा। एफ अगर 100 रखेंगे तो 2 × 100 करना पड़ेगा 200 + 1 यानी कि 201। एफ इसी तरह से वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे घटाते जाएंगे तो अलग अलग वैल्यूज मिलते जाएगा। लेकिन रेंज क्या होता है ना, इट इज द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। डोमेन एक्स का वैल्यू था, एक्स का वैल्यू था ना जिसमें पहले फंक्शन डिफाइंड हो रहा था। यहाँ पे रेंज जो होगा एफ एक्स का वैल्यू होगा। ये जो 3 5 1 201 अलग अलग वैल्यूज रखने पर जो अलग अलग सॉल्यूशंस मिल रहे हैं एफ एक्स के, एक्स का वैल्यू चेंज करने पर जो एफ एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, ये जो एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है, इसी सब के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेंज, ठीक है। यानी कि रेंज मेरे एफ एक्स के वैल्यूज होते हैं। इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज होते हैं उसके कलेक्शन को ही, उसके सेट को ही हम लोग रेंज कहेंगे। और अब एक्स का अलग अलग वैल्यूज रखते जाएंगे तो रेंज भी तो अलग अलग आते जाएगा, कितना सारा रेंज आ जाएगा। तो क्या सारे रेंज को लिखेंगे? नहीं, हम लोग को मालूम है। हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, हमको एफ एक्स का वैल्यू चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हम 1000 रखें तो 1000 गुना 2 करेंगे तो 2000 2000 + 1 2000 + 1। एक्स का वैल्यू अगर हम 2000 रखेंगे तो, एक्स का वैल्यू अगर हम 4000 रखेंगे तो और बड़ा वैल्यू आएगा ना एफ एक्स का। एक्स का वैल्यू अगर हम 10,000 रख दिए तो एफ एक्स का, अगर एक्स का वैल्यू हम 1 लाख रख दिए, 1 करोड़ रख दिए, 1 करोड़ रख दिए, एक कुछ भी रखेंगे भाई, रख सकते हैं हम लोग, रियल नंबर ये सब है मेरा। तो रखने पर मेरा वैल्यूज कितना बड़ा बड़ा आ रहा है ना। तो क्या देख रहे हैं? जितना बड़ा वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं, रेंज मेरा एक्स का जितना बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, रेंज मेरा उतना ही बड़ा हो रहा है। अब एक्स का छोटा वैल्यू रख के देखते हैं। छोटा रखे तो छोटा आया था, 0 रखे थे तो 1 आ गया था। -1 भी रखते हैं, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो -1 × 2 -2 -2 + 1 -1। एफ ऑफ -100 रखते हैं यानी कि -200 हो जाएगा +1 होगा, यानी कि 199 199 होगा, -199 यानी कि -199। देख रहे हैं वैल्यू जब बढ़ा रहे थे एक्स का तो कितना बड़ा बड़ा वैल्यू मिल रहा था, और जब घटा रहे हैं तो कितना छोटा छोटा वैल्यू मिल रहा है। यानी कि बढ़ा कितना बड़ा हम रख सकते हैं। एक्स का वैल्यू तो हम इन्फिनिटी तक रख सकते हैं ना, एक्स का वैल्यू तो बहुत बड़ा हो सकता है। एक्स का वैल्यू फिक्स थोड़ी है भाई कि हम 10 लाख या 1 करोड़ रखेंगे, उससे बड़ा भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा वैल्यूज रख सकते हैं हम एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू हम बहुत छोटा भी रख सकते हैं, ठीक है। और जब बहुत छोटा रखते हैं तो बहुत छोटा वैल्यू मिलेगा, और जब बहुत बड़ा रखेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू मिलेगा। और बहुत छोटा वैल्यू, कितना छोटा वैल्यू हो सकता है? तो सबसे छोटे वैल्यू को तो -∞ हम लोग कह सकते हैं, और सबसे बड़ा वैल्यू जिसको पेपर पे डिनोट नहीं कर सकते उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? इन्फिनिटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्या इन्फिनिटी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सबसे छोटा वैल्यू इतना छोटा है वो कि हम उसको पेपर पे लिख नहीं सकते, वो -∞। और इन्फिनिटी एक ऐसा वैल्यू है, इतना बड़ा वैल्यू है जिसको कि हम लोग पेपर पे नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, उसी को तो बोलते हैं इन्फिनिटी। और -∞ से +∞ तक के बीच के नंबर को ही तो हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यानी कि इस फंक्शन का रेंज मेरा R है और डोमेन भी मेरा R है, यानी कि -∞ से +∞ तक। आई होप कि आपको रेंज भी क्लियर हो गया होगा, फंक्शन भी क्लियर, डोमेन भी क्लियर हो गया। एक बार फाइनल टच कि डोमेन x के वैल्यूज होते हैं जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाए, और रेंज fx के वैल्यूज होते हैं। x का वैल्यू चेंज करेंगे, रेंज भी मेरा चेंज होते जाएगा। क्लियर है?
इस फंक्शन के केस में चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं कांस्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखेंगे fx का वैल्यू फिक्स रहेगा, नहीं हम बदलने वाले नहीं है, कुछ भी रख लो x का वैल्यू आप, हम बदलेंगे नहीं, c फिक्स रहेगा। तो वो चीज़ है। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ फंक्शंस पे बात करते हैं। हालांकि आप अगर ऐसे फंक्शंस को पहले पढ़ चुके हैं तभी इसको देखिए, नहीं तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं, ठीक है। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन कैसे होता है, इसके डोमेन रेंज कैसे आते हैं, ये ग्राफ कैसे हुआ, ये ग्राफ हम कैसे बना दिए, इस सब पर डिटेल वीडियो है, सबके लिए पार्टिकुलर वीडियोस बनाए हुए हैं। आप जाके देखिए, अगर देखे हुए हैं थोड़ा बहुत जानकारी तब देखिए, हाँ समझ में आएगा, ठीक, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला, तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि समझ में ही नहीं आने वाला ना, देखने से क्या फ़ायदा। तो जो कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस, तो ठीक है कुछ फंक्शंस होते हैं। तो जो आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं वो fx = x होता है, ठीक है, fx = x होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना, यानी कि y = x सुने ना, y = x, और ये fx ना एक्चुअली में बाबू y ही होता है। आप लोग 10th में y = x का ग्राफ ड्रॉ किए होंगे, y = x का ग्राफ ऐसा ही होता है ना, यहाँ पर भी y = x ही है। fx एक्चुअली में y के वैल्यूज होते हैं, fx एक्चुअली में क्या होते हैं, y के वैल्यूज होते हैं, ध्यान में रखना है, fx एक्चुअली में y के वैल्यूज होते हैं। तो y = x का ग्राफ ऐसे, और इसके डोमेन और रेंज भी मेरे रियल नंबर ही होंगे। देखिए आप x की जगह पे कुछ भी 1 भी रख सकते हो, 2b, 3b, 5b, 5b, -2, -3, -4 कुछ भी रखोगे तो वैल्यूज कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। 0 भी रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिला ही, 0 भी मिल सकता है। तो x के जगह पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, और जो भी रियल नंबर रख रहे हैं वही रियल नंबर मिल रहा है हमको। 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 मिलेगा, 1 लाख रखोगे 1 लाख मिलेगा, 2 करोड़ रखोगे 2 करोड़ मिलेगा। यानी कि सारे रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर डाल दो, डोमेन रियल नंबर हो सकते हैं, और वही चूंकि रेंज में मेरा रियल नंबर ही तब मिलेगा, ये जो रख रहे हैं वही तो मिल रहा है, तो रेंज और डोमेन सेम हो गए। फिर उसी तो एक कांस्टेंट फंक्शन होता है जिसमें कि वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, x के जगह पे जो भी तुम रखो, x के जगह पे तुम कुछ भी रख लो, आप कुछ भी रख लो x के जगह पे, हम चेंज होने वाले नहीं है, मेरा वैल्यू फिक्स है, हम कभी चेंज नहीं होंगे, मेरा fx = c ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अब x के जगह पे कुछ भी रख लो, यानी कि इसका डोमेन का बात करें अगर हम, और रेंज का बात करें RANGE, तो डोमेन तो मेरा फिक्स, डोमेन फिक्स नहीं है, रेंज एक्चुअली में फिक्स है, मेरा रेंज एक्चुअली में C ही होगा मेरा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन डोमेन तो मेरे कुछ भी रख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए तो हमको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन भाई रेंज बदलने वाला नहीं है ऐसे फंक्शन के लिए, तो इस वजह से देख रहे हैं x का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख रहे हैं, मेरा एकदम कांस्टेंट फंक्शन जा रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और कुछ फंक्शन है उस पर भी बात कर लेते हैं फटाफट से, अगर इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट, हम बोले हैं कि आप शॉर्ट नोट के रूप में भी इसको प्रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नोट बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अगर नोट करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर देखते हैं आगे। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शंस दिया गया ना, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ fx = x² के टर्म में होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप इससे पहले इससे वाकिफ हो, अगर आप देखे हुए हो मेरे इसके इंट्रोडक्शन के वीडियो, मैंने कैसे बताया हुआ है अपने, मतलब इसके डिटेल्ड वीडियो जैसे बताएं कैसे ये ग्राफ बना नहीं बना, तभी ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है। पॉलिनोमियल फंक्शन fx = x² के टर्म में होता है, जहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि fx = x² का ग्राफ, और हम फिर बता चुके हैं जो fx होता है वो मेरा y होता है, यानी कि y = x² का ग्राफ ऐसे होगा, जिसके डोमेन रेंज ना, इसके डोमेन रेंज भी लिख लीजिए, इसके डोमेन क्या होंगे, देखिए तो डोमेन क्या होंगे बताइए तो। डोमेन तो x का वैल्यू होता है ना, डोमेन x का वैल्यू जिस पे मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाए, वैल्यूज ऑफ x एक्चुअल फंक्शन इज डिफाइंड, तो x का कोई भी वैल्यू रखो तो मेरा फंक्शन डिफाइन होने वाला है, देख लो चेक कर लीजिए, x का कोई भी वैल्यू रखिए मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। 1 रखो तो अरे x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसका स्क्वायर नहीं कर सके हम, रियल नंबर कितने सारे रियल नंबर में कोई एक ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता, सारे रियल नंबर का स्क्वायर हो सकता है, तो डोमेन मेरा r होगा। और अगर इसके रेंज पे बात करें तो हाँ, इसका रेंज क्या होगा ये बताइए, बहुत अच्छा चीज आ गया, रेंज क्या होगा देखिए, आप x के जगह पे कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 6 सबका होगा स्क्वायर, नेगेटिव टर्म भी रखोगे, अगर -1 भी रखते हैं तो उसका स्क्वायर क्या कर देगा, ये 1 कर देगा, -2 भी रखोगे उसका स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज कभी भी नहीं आने वाला इसमें, रेंज में नेगेटिव टर्म नहीं आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन r पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। r पॉजिटिव कहने का मतलब 0 भी होगा और 0 से बड़े इन्फिनिटी तक के वैल्यूज होंगे, ठीक है। लेकिन
नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगे, 0 to इन्फिनिटी होगा इसका। ये क्लियर है। अब देखिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इस टर्म में होता है और इसके डोमेन के में बात करें, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बाबू, यानी कि fx इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। इट मीन कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये मेरा क्या है, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ही है, और इसके डोमेन रियल नंबर में से 0 को माइनस कर देना है। क्यों भाई, डोमेन तो मेरा x का वैल्यू होता है जिसमें मेरा फंक्शन डिफाइन हो जाए, तो 0 को क्यों माइनस कर रहे हैं, सारे रियल नंबर लग रहे हैं, 0 को क्यों माइनस कर रहे हैं? अरे 0 को इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि 0 x के जगह पे नहीं रख सकते, 1/0 एनी नंबर बाय 0 क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइंड होता है, फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा उस कंडीशन में, इस वजह से 0 को माइनस कर रहे हैं। सेम सिमिलरली हमारा रेंज भी जो होगा r-0 ही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन जो होता है fx इज इक्वल टू gx/hx के टर्म में होता है, जहाँ पे gx और hx मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और hx कभी 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 हो गया तो भाई फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। मॉडुलस फंक्शन भी देखिए fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x होता है, fx का वैल्यू 3 आएगा, एक तो x जब मेरा x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और एक तो 0 आएगा जब x का वैल्यू x की जगह पे 0 बैठा होगा, और एक तो माइनस x आएगा जब x का वैल्यू मेरा लेस देन 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि हम लोग को मालूम है मॉडुलस फंक्शन का जो भी वैल्यूज आता है, यानी कि fx जो निकल के आता है हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। लेट्स से कि x के जगह पे अगर हम ग्रेटर देन 1 रखें, यानी कि f(1) का बात करें तो मॉडुलस ऑफ 1 ही होगा। 0 रखते हैं, f(0) का बात करेंगे तो मॉडुलस ऑफ 0 ही होगा। अगर छोटा वाला रखते हैं, यानी कि लेस देन 0 रखते हैं, लेस देन 0 कहने का मतलब हो गया -2 रख लिए, ठीक है, -2 रख लिए, तो -2 रखने पर मेरा क्या आता है, x के जगह पे -2 रखे है ना, x के जगह पे वो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, x के जगह पे अगर -2 रखते हो तो -x मिलेगा, -x मिलेगा, और x की जगह पे हम क्या रखे हैं, -2 रखे हैं, तो -2 यहाँ पे डाल देंगे, सॉरी यहाँ -2 है और यहाँ मॉडुलस, तो फाइनली हमको क्या दिया, 2 देगा कि नहीं, माइनस होकर के, समझ में आया। यानी कि f कभी भी नेगेटिव नहीं देने वाला, ठीक है। f-3 का बात करें तो -3 का मॉडुलस जो हमको 3 मिलने वाला, नेगेटिव कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है V शेप का, यानी कि fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ है ये, या फिर इसको y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि y ही तो मेरा होता है fx। इसके डोमेन जो होते हैं रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर रखो होगा, लेकिन रेंज क्या होंगे, आर पॉजिटिव, यानी कि रेंज देखो ना, रेंज fx के वैल्यूज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही आ रहे हैं, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, तो आर पॉजिटिव, और आर पॉजिटिव को हम लोग 0 to इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। और कुछ फंक्शंस बच गए हैं बाबू, देखते हैं फटाफट, अब वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, हम आगे देखते हैं। चलिए इस दोनों को भी देख लेते हैं, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन देखिए क्या होता है, fx इज इक्वल टू फिक्स है इसका भी, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन देखे थे ना, fx इज इक्वल टू c दे रहा था, यहाँ पर भी फिक्स है, fx इज इक्वल टू 1 होगा, 0 होगा, या फिर -1 ही होगा, fx का वैल्यू फिक्स है। लेकिन 1 कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा x का वैल्यू, और जब 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, और -1 कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो इसका डोमेन मेरा कोई भी रियल नंबर रखो, लेकिन रेंज तो मेरा फिक्स है भाई, 1 0 और -1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो रेंज फिक्स है। इसके ग्राफ पे बात करें, यानी कि fx इज इक्वल टू जो सिग्नम फंक्शन है हमारा, उसके ग्राफ पे बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ ड्रॉ होता है, ठीक है। यहाँ पे होल है, यानी कि यहाँ इसको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी सबको इंक्लूड करना है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। हालांकि इस सब पे डिटेल बनाए हुए वीडियो, कैसे ग्राफ फॉर्म हुआ वो सब जाके आप चेक कर सकते हो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका भी ग्राफ को देख लेते हैं हम लोग। और इसके जो डोमेन होते हैं ना, आर होते हैं, लेकिन रेंज जो होते हैं इंटीजर, यानी कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमेशा, जहाँ पे हमेशा fx का वैल्यू ना एक इंटीजर ही होता है, एक इंटीजर ही होगा, केवल इंटीजर ही होगा और कुछ नहीं। यानी कि इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3, ये सब एक इंटीजर ही होता है हमेशा fx का वैल्यू। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें fx का वैल्यू हमेशा एक इंटीजर निकल के आता है, इस वजह से इसका रेंज मेरा इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा इंटीजर है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर, एक्चुअली में सेट ऑफ इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका ग्राफ देखिए कितना खूबसूरत सा ग्राफ है इसका ग्राफ को एक बार जाके देखिएगा, ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ है। ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे 0 के ऊपर या गोल गोल ऐसे कर दिए, यानी कि इसको इंक्लूड करना है, यहाँ पे आके 1 को
इंक्लूड नहीं करना, एक्सक्लूड करना है। यहाँ पे फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे 2 को इंक्लूड होता है, यहाँ पे एक्सक्लूड होता है। तो ये सब है इस तरह करके, यहाँ पर इंक्लूड है, यहाँ पे एक्सक्लूड है, इंक्लूड एक्सक्लूड। तो एक बार ग्राफ चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, बस वो लास्ट टॉपिक उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद खत्म, ठीक है। देख लेते हैं उसको भी। चलिए फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन बेसिकली कुछ नहीं है। बेसिकली इसमें क्या होता है, सारे किसी फंक्शन को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, बस यही होता है इसमें। यानी कि दो फंक्शन को हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स भी एक फंक्शन है, इसको जोड़ सकते हैं और इसको इस रूप में लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स को एफ प्लस जी ऑफ एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। यानी और एक चीज़, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, हम बता ही हुए थे अपने लेक्चर सब में भी, तो हम यहाँ भी बता दिए हैं, ठीक है। और अगर ये ओवरऑल फंक्शन का ये जो आया मेरा जोड़ने पर इस दोनों फंक्शन को, इसका अगर आपको डोमेन पूछा जाता है, ठीक है, इसमें पूरा एक लिख देते हैं, डोमेन पूछा जाता है, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी, ये जो फंक्शन मेरा निकल के आया ओवरऑल फंक्शन जो है, इसका डोमेन पूछा जाएगा। तो इस कंडीशन में इसके डोमेन को ऐसे फाइंड करना है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका जो डोमेन निकलेगा और इसका जो डोमेन होगा, ठीक है, उसके उस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, वही होगा मेरा ओवरऑल फंक्शन का क्या, डोमेन, ठीक है। और इसके रेंज पे बात करें तो रेंज तो जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक तो फाइंड ही नहीं कर पाते ना हम लोग। फंक्शन जब तक दिया ना रहे उस पर हम एक्स का वैल्यू रखेंगे नहीं, क्या निकल के आया नहीं निकल गया कैसे पता करें हम लोग, पहले नहीं बता सकते रेंज। तो रेंज इसलिए नहीं, रेंज हमको फंक्शन जब दिया रहेगा तब। तो यहाँ पे अगर फंक्शन को दो घटाना हो तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को इस टर्म में लिख सकते हैं, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। सिमिलर तरीके से अगर ओवरऑल फंक्शन का अगर हमको डोमेन पता करना हो तो डोमेन ऑफ इसका, डोमेन ऑफ इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को इस तरह से, ठीक है। और अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसका अगर डोमेन पूछा जाए, इसका डोमेन, तो इसको दोनों का डोमेन निकाल के उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। डिवाइड भी किया जा सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दोनों ही मेरे क्या है, फंक्शन है, इसको इस टर्म में भी लिखा जा सकता है। साथ ही साथ जी एक्स कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो फंक्शन है डिफाइन नहीं हो जाएगा। तो और इसी की तरह इसका भी अगर हमको निकालना हो डोमेन तो सेम सिमिलर तरीके से कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड अ फंक्शन, इसमें क्या होता है, किसी भी फंक्शन को ना आप किसी स्केलर क्वांटिटी से जो गुना कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब हो गया बाबू, स्केलर यानी कि कोई वेरिएबल टर्म नहीं, यानी कि कोई फिक्स चीज, अल्फा बीटा ए 1 2 3 कुछ ऐसी चीज से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर है, SCALAR, स्केलर QUANTITY, स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम लोग फंक्शन से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको इस टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये ना वन शॉर्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। हो अब 1 घंटा से प्लस का तो वीडियो बन ही गया, ठीक है। तो बाकी अब मिलते हैं चैप्टर 3, मैंने अब पहले से ही अपलोड किया हुआ है, अब चैप्टर 3 में जाके विजिट करो, उसमें भी आपको पूरे डिटेल वीडियो, उसका भी हम पहले से एक्चुअली हम चैप्टर 3 सबसे पहले बनाए हैं, मतलब स्टार्ट उसी से किए हैं, चैप्टर 3 से, फिर चैप्टर 2, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में बाबू।